अब मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। तो हीरा ने तिरस्कार करते हुए कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। हीरा ने कहा कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। तो ये मल्लयुद्ध का एक नियम होता है कि जब प्रतिद्वंदी गिर जाता है तो उस पर वार नहीं करते। और इसी तरह से युद्ध में भी नियम होता है कि निहत्थे शत्रु पर वार नहीं किया जाता। तो हर प्रतियोगिता के जहाँ प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते हैं उनके नियम होते हैं। लेकिन मोती कहता है यह सब ढोंग है, दुश्मन को तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। हीरा कहता है अब यह सोचो कि घर कैसे पहुंचेंगे। मोती कहता है भाई मुझे तो कुछ खाना है, पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोचेंगे। और सामने मटर का खेत घुस गया। हीरा ने मना किया मत जा, लेकिन वो गया। और हुआ क्या कि वहां पानी था, उस खेत को सींचा हुआ था तो कीचड़ थी, उसमें उसके पांव फंस गए, वो भाग नहीं सका। आदमी लोग वहां पर आए और उन्होंने उसको पकड़ लिया। जब हीरा ने देखा कि मोती को पकड़ लिया गया, वह तो भाग सकता था, किनारे था, खेत के बाहर था, लेकिन उसने देखा कि मोती फंस गया तो वो भी वापस आ गया और दोनों को पकड़ लिया गया। और सुबह होते ही उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस यानी ऐसी जगह, मवेशी खाना बोलते हैं इसको, तो ऐसी जगह जहाँ पर लावारिस पशुओं को बंद कर दिया जाता है, रखा जाता है। तो अगर ये किसी के हैं तो वो फाइन देकर छुड़ा लेते हैं, और नहीं है तो फिर वहाँ पे इनकी अगर कोई लेने नहीं आता, इनका कोई मालिक नहीं होता, तो फिर ऐसे पशुओं को या तो नीलाम कर दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। अब ये कांजी हाउस में जब दोनों को बंद कर दिया गया तब उनकी क्या हालत थी। उन्हें समझ में नहीं आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया जहां से ये भाग के आए हैं, झूरी का साला उसका नाम है गया, फिर भी अच्छा था। वहां कई भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े, गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। इस कांजी हाउस में उन्होंने देखा कि यहाँ तो इतने सारे पशु हैं लेकिन कोई भी, किसी को भी चारा नहीं दिया गया और सभी जमीन पर मुर्दों की भांति पड़े हैं। कई तो इतने कमजोर हो गए कि खड़े भी नहीं हो सकते। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और टकटकी यानी अपलक देखते रहे कि कोई आएगा, शायद उनको कुछ खाने के लिए देगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो दोनों ने भूख के मारे दीवार को चाटना शुरू किया। उसकी मिट्टी नमकीन सी थी, उसे चाटना शुरू किया। लेकिन इससे क्या होता? रात को भी जब भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, भाई अब तो मुझसे नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाकर जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण ही निकल रहे हैं। भूख दोनों को बहुत लग रही थी। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि तू इसी बूते पर अकड़ता था, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दी और जोर से मारा। मिट्टी का एक चीपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हाजिरी जैसे हम क्लास में भी अटेंडेंस लगती है देखने के लिए कि सारे बच्चे प्रेजेंट हैं या नहीं, ऐसे ही हाजिरी ली जाती है कांजी हाउस में जानवरों की। देखें भी सारे जानवर सभी हैं या नहीं, कि संख्या कम है, कोई भाग तो नहीं गया। हीरा का उज्जडपन देखकर उसने उसे कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। एक दूसरे से अब ये बातें कर रहे हैं। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, हीरा को कहता है मोती। कुछ परवाह नहीं। तो हीरा में अभी जोश है, रस्सी बंध गई उसके गले में बेचारा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से भागने का रास्ता खोजूंगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी मरना ही तो है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। अब उसके मन में जो परोपकार की भावना है, दूसरों के प्रति दया, दूसरे जो पशु हैं यहाँ पर इतने कमजोर मरे जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो उनके प्रति भी उसके मन में सद्भावना है, उनको भी बचाना चाहता है, वह अपनी ही बात नहीं कर रहा। तो हीरा के अंदर यह भी एक अच्छा गुण आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि उसने, मोती ने भी दीवार में, पहले हीरा ने मारा फिर मोती ने भी दीवार में सींग मारा और दोनों ने मिलकर 2 घंटे
जोर लगाकर दीवार को एक हाथ गिरा दिया। अब उसने दूनी शक्ति से, मोती ने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। और दीवार का गिरना ही था कि अधमरे से पड़े हुए जानवर सभी एकदम चेत उठे, कॉन्शियस हो गए कि अरे क्या हुआ, अलर्ट हो गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, जिसको जो मौका मिला भाग गया, जैसा मौका मिला। बकरियां भी भाग ली, भैंसें भी भाग गईं, गधे, अब गधों के बारे में शुरू में बता ही दिया कि गधे तो भाई सीधे साधे होते हैं, मूर्ख कहा जाता है उनको, तो वो ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा जी फिर अगर फिर पकड़ लिए गए तो क्या होगा? अरे तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, जाओ भागो, हमें तो डर लगता है, हम यहीं, वो दब्बूपन उनके अंदर है तो वो बैठ रह गए। आधी रात से ऊपर हो चुकी थी, दोनों गधे अभी भी वहीं पर खड़े सोच रहे थे कि भागे ना भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसको दुख लगा कि अब भागने का अवसर है लेकिन ये भाग नहीं पाएंगे दोनों। और वह कहता है कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम तुम इतने दिन एक साथ रहे, आज तुम मुश्किल में हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तो ये उन दोनों की कितनी प्रगाढ़ मित्रता है, इससे पता चलता है। हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया ना कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे ही। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। तब वह अपने बंधु के पास आकर सो रहा, क्योंकि मोती के तो गले में रस्सी नहीं थी। हीरा दीवार तोड़ रहा था, यह देखकर चौकीदार ने उसके गले में रस्सी बांध दी थी। अब भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सारे जानवर सभी के सभी लगभग भाग गए, 2 ही तो बचे। इतना ही काफी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। कहानी का अगला हिस्सा। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र बंधे पड़े रहे, ना किसी ने चारा दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था, ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी, जो डमरू सा होता है, डुग्गी सी, जिससे ऐलान करते हैं, तो ऐलान आवाज करने, लोगों को इकट्ठा करने के लिए ड्रम जैसी एक चीज होती है, बजाते हैं। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरतें देखते और मन फीका करके चले जाते, क्योंकि इतने दुर्बल बैन कौन खरीदता। अचानक एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं, दड़ियल दाढ़ी वाला, मुद्रा, उसका जो फेस था, उसके एक्सप्रेशन बड़े ही कठोर थे, जैसे कठोर स्वभाव का व्यक्ति हुआ ऐसे थे। दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे, घबरा गए दोनों। उसका चेहरा देख के वे समझ गए कि वह व्यक्ति कौन है, वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बच सकेगी, क्योंकि वे समझ गए थे कि ये कसाई है और बूचड़ खाने ले जाएगा, इन्हें काट डालेगा, तो अब तो इनकी मौत निश्चित है। यह जान लिया था इन्होंने और समझ लिया था। अब हीरा कहता है कि गया के घर से बेकार ही भागे, अब तो बिल्कुल ही जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? अब मोती यह बात कहता है, भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे? अभी भी हीरा के मन में कहीं ना कहीं उम्मीद है। तो व्यक्ति को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। मोती कह रहा है कि देखो ये आदमी कसाई है, ये तो हमें काट डालेगा, तो क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी के काम आएंगे ही। तो अपने मरने में भी वह दूसरों का फायदा दे सोच रहा है, तो यह उसका बड़प्पन है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि जो दड़ियल था वह थोड़ा भी वे धीमे चलते थे बैल तो डंडा मारता था,
तो बेचारे वैसे ही उन्होंने एक सप्ताह से कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ पानी पर थे और ऐसी हालत में कितने कमजोर हो गए होंगे, फिर भी ये निर्ममता के साथ उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था। बेचारे बैल। रास्ते में गाय बैलों का एक रेवड़ जो ग्रुप था, जो गाय बैलों का हरे हरे हार में चढ़ता हुआ नजर आया। सभी जानवर खुश थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर कर रहा था, इन्हें जो जुगाली करता रहता है। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं उनके दो भाई बदिक के हाथ कैसे दुखी हैं। तो बैलों के मन में ये बात उनको देखकर आती है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये रास्ता जाना पहचाना है। हाँ, इसी रास्ते से गया उनको लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। अब उन्हें कुछ लगने लगा कि रास्ता जाना पहचाना है, शायद झुरी के घर तक हम पहुंच जाएंगे। ये सोच के उनके मन में उत्साह आ गया। शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन मन में उत्साह आ गया। सारी थकान दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही हार आ गया है। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, मतलब पास आ गया है। भीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। गांव की सीमा तक ये पहुंच जाए किसी तरह, बस ये प्रयास कर रहे हैं। दोनों उन्मत्त होकर बच्चों की भांति कुलेले करते हुए, उछल कूद करते हुए घर की ओर दौड़े कि यह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने 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 थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक मित्रों कौन? दोनों बैल। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। अरे तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके नीलाम लिए आता हूँ। नीलामी में उसने पैसे देकर इनको लिया है। मैं तो समझा हूं चुराए लिए आते हो। झूरी ने कहा, चुपके से चले जाओ, ये मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या हक है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। झूरी ने उसको धमकी दी। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा और उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां देने लगा, कि गालियां निकालने लगा, पत्थर फेंकने लगा, क्योंकि वह तो नीलाम करके लाया था। गुस्से के मारे इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा था। और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था कि गांव में आए तो सही अंदर। मोती वहीं उसको भगाने के लिए खड़ा रहा। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। दोनों बैल अपने मालिक के पास लौट आए थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उसे मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा। आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे आता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। तो कहानी में जहां शुरू किया था, लेखक ने सीधेपन से प्राणियों की, जीवों की जो इनका स्वभाव होता है, सीधा होता है गधे का, और गधे का छोटा भाई बैल बताया। तो यहाँ अभी वही बात कही जा रही है कि हमारी जान को कोई जान समझ, जो सीधे लोग हैं उनको कोई कुछ समझता नहीं है, उनका फायदा ही उठाता है। तो यहाँ यही बात बैलों के मुंह से कहलवा रहे हैं कि हमारी जान को तो कोई जान समझता ही नहीं, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चौकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को प्यार से सहला रहा था और सभी बच्चे वहां आ गए। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह यानी उत्सव जैसा मालूम पड़ रहा था। सभी बहुत खुश थे कि बैल अपने मालिक के पास लौट आए हैं। उसी समय मालकिन ने भी आकर उनके माथे चूम लिए और यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है और इसके कुछ प्रश्नोत्तर भी मैं यहाँ इस पाठ के बाद अब बता रही हूँ। इस कहानी को पढ़ने के बाद हम यह समझ पाए हैं कि बैलों के माध्यम से लेखक ने नीति विषयक मूल्य सामने रखे हैं।
और वे क्या हैं कि सच्चा मित्र संकट के समय भी साथ रहता है, साथ छोड़ता नहीं है। दूसरा, बुरे समय में भी मित्र की सहायता करनी चाहिए। तीसरा, स्वतंत्रता हर प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अपनी आज़ादी के लिए सदा सजग और संघर्षशील रहना चाहिए। चौथा, अपने समुदाय के हितों के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पांचवा, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। छठा, विपत्ति के समय बल काम ना आए तो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। सातवां, पशु भी प्रेम को पहचानते हैं। मनुष्य को न केवल अपने पालतू पशुओं के प्रति बल्कि अन्य सभी प्राणियों के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आठवां, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, चाहे स्वयं कष्ट उठाना पड़े। तो इस कहानी में लेखक ने जीव के सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता की नहीं। तो इस कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर भी हम यहाँ समझ लेते हैं। पहला प्रश्न, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी उनकी संख्या जानने के लिए ली जाती थी, जिससे उन्हें यह पता चल जाए कि कोई जानवर कम तो नहीं है, कोई भाग तो नहीं गया। प्रश्न संख्या 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची प्रेम की भूखी थी और उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। जब उसने देखा कि बैलों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है तो उसे वे अपने जैसे लगने लगे और उनसे उस बच्ची को आत्मीयता हो गई और उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर आए हैं, वो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो जैसा कि हम जानते हैं गधे को मूर्ख ही कहा जाता है आमतौर पर, लेकिन लेखक ने यहाँ गधे को मूर्ख ना कह के उसे एक सीधा भोला भाला प्राणी कहा है और उसकी तुलना साधु संतों के स्वभाव से की है कि जिस प्रकार साधु संत हर परिस्थिति में एक स्वभाव रखते हैं, उसी प्रकार यह गधा भी है जो हर स्थिति में एक ही भाव अपने चेहरे पर लिए रहता है। लेखक कहते हैं कि हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा रहता है। वह कभी अन्याय के प्रति असंतोष भी व्यक्त नहीं करता। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि वह उसके जो गुण हैं वो साधु संतों के गुणों के समान हैं। लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में सीधेपन का कोई फायदा नहीं है और सद्गुणों का यहाँ सदा अनादर ही होता है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो कई प्रसंग हैं इस कहानी में, जैसे जब वे एक दूसरे को चाटते हैं और सूंघते हैं, अपना प्रेम प्रकट करते हैं। फिर दूसरा, जब वे एक गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ खुद झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की कोशिश करते हैं। तीसरा कि जब उनको खाने के लिए खली भूसा दिया जाता है तो एक साथ ही उस नाद में मुंह डालते हैं और एक साथ ही बैठा करते हैं, और एक हटा लेता था मुंह तो दूसरा भी हटा लेता था। चौथा कि जब कुछ लोग खेत से पकड़कर ले गए थे और उन दोनों को घेर लिया गया था तो हीरा तो बच गया था, पर जब मोती पकड़ा गया तो वह भागा नहीं, वह भी बंधक बनने के लिए तैयार हो गया और खुद ही लौट आया। और पांचवा, जब काजी हाउस की दीवार के टूटने पर हीरा ने भागने से मना कर दिया था तो अवसर होने के बाद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा था। ये सभी प्रसंग बताते हैं कि दोनों में कितनी गहरी दोस्ती थी। आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।